तो दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल रेलवे ड्रीम पर। और आज मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो ग्रुप डी गत 2022 में आया हुआ था। और इस तरह के पैटर्न ही जो कि टीसीएस द्वारा लिया गया था वो आगामी आने वाली परीक्षा आपका शायद एलपी और आरपीएफ एसआई में भी देखने को मिलेगा। और मेरा मानना यह है कि कोई भी एग्ज़ाम में बैठने से पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाना और पैटर्न को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी सीरीज़ में मैं क्वेश्चन धीरे धीरे आपको करवाऊंगा। और मेरा प्रीवियस वीडियो से भी आप जुड़ते रहिए, उसको देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। और मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन का सीरीज़ करने को चाहा है जहाँ ग्रुप डी का जो मैंने अभी क्वेश्चन अभी करवाऊँगा या किया हुआ हो, पहले मैंने जो कराया हो, वो सब क्वेश्चन जो है जहाँ कुछ छात्र को नॉर्मलाइजेशन के दौरान, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के दौरान अच्छे खासे नंबर बढ़े हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि टीसीएस के हिसाब से जो क्वेश्चन ट्रिकी है और थोड़ा पजल वाले क्वेश्चन है मैं वो पहले करवाऊंगा। ठीक है, ताकि एक आपको आइडिया आ जाए कि क्वेश्चन कैसे आने वाला है आगामी परीक्षा में। ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन मैं यहाँ से मैं आज स्टार्ट करता हूँ। ये क्वेश्चन शायद 25 सितंबर का क्वेश्चन है जो कि 2022 में आया था। चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। इसमें एक इक्वेशन दिया गया है और इसको मुझे सरल करना है। ओके, और सरल करने का मतलब ये है कि इसको तोड़ना है ताकि हम लोग का आंसर आ सके। और यहाँ पे कंडीशन में दिया गया है कि x का मान 0 नहीं लेना है, ना ही y का मान 0 लेना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं कैसे सॉल्व होता है, चलिए देखते हैं। तो चलिए, इसी क्वेश्चन में कहा गया है कि y स्क्वायर x का होल पावर इंटू वाई स्क्वायर x का होल पावर -4 है। इसे हमें सरल करना है। तो इसे हमें कैसे सरल करेंगे, जैसे आपको पता है अगर कोई चर में अगर पावर पे पावर हो, कोई भी संख्या में पावर हो तो पावर गुना हो जाएंगे। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, 3 का स्क्वायर है और उसका होल पावर होगा तो 3 का पावर हो जाएगा 4। मतलब पावर पे पावर हो जाए तो वो संख्या क्या हो जाएगी, गुना हो जाएगी। तो इसी तरह हम करेंगे। जैसे y का स्क्वायर है, y की पावर 2 है और उसका होल पावर कितना है, 4 है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 8 इंटू, और x का वैल्यू हो जाएगा, पावर हो जाएगा 4। और इसी तरह y का पावर देखिए 2 है, होल पावर -4 है, तो पावर पे पावर क्या हो जाएगा, घाते क्या गुना हो जाएंगे। ठीक है, तो y का पावर यहाँ हो जाएगा, देखिए 2 है -4 इंटू करेंगे, 2 इंटू -4 हो जाएगा -8, और इंटू इसी तरह x का पावर क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, -4। तो चलिए इतना मैंने सरल कर दिया और आगे देखते हैं करना क्या है। और आपको ये भी पता होगा कि पावर वाले क्वेश्चन में अगर आपका बेस समान हो तो पावर क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। अगर बेस समान हो तो घाते क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगे। उसी तरह आप देख रहे हैं कि ये हमारा y का पावर 8 है और एक तरफ y के पावर -8 है। इसका मतलब यह हो गया कि दोनों बेस समान है तो क्या होंगे, घाते क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे। तो जब घाते जुड़ जाएंगे तो y का क्या हो जाएगा, 8 प्लस -8 हो जाएगा, -8 और +8 कट जाएगा तो पावर में कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। ओके, उसी तरह x को देखते हैं। x का देखिए, x यहाँ है, x यहाँ है, दोनों बेस समान है तो घाते क्या हो जाएंगी, पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। यहाँ एक प्लस में है, एक माइनस में, ये भी दोनों कटेंगी तो x का पावर x इनको इंटू ले लेते हैं, इंटू ले लेते हैं, तो x का पावर यहाँ भी क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो आपको पता है कि कोई भी नंबर में या कोई भी संख्या में अगर किसी का पावर 0 है तो उसको 1 मानेंगे। तो y के पावर 0 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा। उसी तरह x का पावर 0 है तो इसका मान हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1। तो हमारा सरल करने के दौरान में हमारा आंसर क्या आया, 1 आया। इसी तरह इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, मैं धीरे धीरे ही बता रहा हूँ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और बेसिक क्वेश्चन ही है, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसका मालूम हो तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसको आप नोट कर लिए और प्रैक्टिस करिए। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का तो क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आना ही है। आप आने वाले एमटीएस क्वेश्चन में भी इस तरह के क्वेश्चन आप देख पाएंगे। ठीक है, मेरा ये क्वेश्चन सिर्फ रेलवे तक ही पारित नहीं है, आगे भी क्वेश्चन आपको एमटीएस की और जो भी आगामी आने वाले क्वेश्चन है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, प्रॉफिट लॉस का तो एक मेन टॉपिक तो रहना ही है। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सेल के दौरान एक टीवी दुकान का मालिक किसी भी उपभोक्ता को 4 अलग अलग प्रकार के क्रमिक छूट से चुनने का विकल्प प्रदान करता है, और किसी वस्तु के अंकित मूल्य के प्रतिशत के रूप में इनमें से कौन सा विकल्प दुकान के लिए मालिक को सर्वोत्तम संभव मूल्य प्रदान करेगा। तो क्वेश्चन का मतलब यह है कि कोई एक दुकानदार है जो अपना ग्राहक को 4 विभिन्न प्रकार के छूट देता है, और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, यानी कि 4 छूट दिए गए हैं, जिसमें से कौन सा छूट अगर एक ग्राहक अगर लेता है, ठीक है, कौन सा छूट या फिर ग्राहक लेता है या फिर दुकानदार देता है, जिससे दुकानदार को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। ठीक है, क्वेश्चन का सिंपल मतलब यही है। ओके, तो इस तरह क्वेश्चन को हम 100 मान के भी कर सकते हैं, यानी कि मतलब अंकित मूल्य को 100 मान के भी या मार्केट प्राइस को 100 मान के भी हम कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा लंबा खींच जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन के लिए हमेशा सक्सेसिव डिस्काउंट आप लगा सकते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए बेसिक फार्मूला क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब इम्पॉर्टेंट बेसिक फार्मूला जो कि आपको यही एग्ज़ाम में नहीं, आपको इनफैक्ट कि आपको इंटरेस्ट वाले चैप्टर में भी आपको कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन ये बेसिक फार्मूला लग जाता है। तो ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। एक एक में ऑप्शन ट्राई करूँगा मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ही उस तरह का है, ताकि आपको मालूम चले कि कौन सा डिस्काउंट जो है दुकानदार के लिए फ़ायदा होगा, कि डिस्काउंट देने से उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो एक्स को हम पहले ऑप्शन देखेंगे, एक्स को 25 मानेंगे और वाई को हम 15 मानेंगे। तो कितना हो गया, 25 और 15 हो गया आपका 40 इंटू 25 इंटू 15 करेंगे, 25 इंटू 15 करेंगे, बट्टे में 100 लिखेंगे। ये 25 चौका 400 कटेगा, 4 से जाएगा तो ये आपका 3.75 समथिंग आएगा। क्योंकि देखिए ऑप्शन भी बहुत नज़दीकी है, इसलिए हमको बारी बारी से एक बार चेक करना पड़ेगा। तो 40 में अगर 3.75 जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा समथिंग 36.25%। ठीक है, ये मेरा एक नंबर ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब आते हैं दूसरा नंबर चेक करते हैं। ये हमारा एक हो गया। दूसरा नंबर चेक करते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। देखिए एक्स को 20 माने और वाई को भी यहाँ 20 मानना है। तो 20 और 20 40 हो गया, और माइनस 20 इंटू 20 हो गया 400, बट्टा में 100 हो गया। 100 को 4 से भाग देंगे 4, और हो गया आपका 36%। तो दूसरा हो गया हमारा 36%। उसी तरह तीसरा देखते हैं, हमारे पास 30 और 10 हो गया 40, ओके, और 30 इंटू 10 हो गया 300, बट्टा 100 डिवाइड करेंगे 3, 40 में 3 जाएगा आपका 37%। उसी तरह चौथा देखेंगे, चौथा हो गया 35 और 5 40, और माइनस 35 और 5 करेंगे गुना, ठीक है, बटा 100 ले लेंगे। ये हो जाएगा आपका 20 बार में जाएगा, 4 हो गया 7 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो समथिंग आएगा आपका 38.25। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, सिंपल से ही ये है। तो इस दौरान हम देखते हैं, तो पहला मेरा ऑप्शन में डिस्काउंट कितना है 36.25, ठीक है, 36.25। दूसरा में आया आपका 36, तीसरा में आया 37%, और चौथा में आया आपका 38.25%। तो जो डिस्काउंट सबसे कम होगा वही तो दुकानदार के लिए सबसे फ़ायदा होगा। अगर वो ज़्यादा डिस्काउंट दे देगा तो उसका नुकसान होगा, अगर वो कम डिस्काउंट देगा तो उसका फ़ायदा होगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं तो उसको 36% डिस्काउंट देने से दुकानदार को ज़्यादा से ज़्यादा संभावित लाभ मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को इस तरह से आपको करना है। आशा करता हूँ कि ये आपको क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट से ही मैं बताया हूँ, और इसको प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं इसको इरेज करता हूँ, आप इसको नोट डाउन कीजिएगा और एक बार नोट बनाते हुए प्रैक्टिस करते रहिएगा, तो आपको ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन मैं करवाऊँगा। ये थोड़ा लंबा जाने वाला क्वेश्चन है, मैं इसको ज़रूर करवाऊँगा। ठीक है, ये देखिए, ये क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क का। ये सिर्फ एक ही शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है,
और ये हमारा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है कि सिंपल क्वेश्चन है कि इनका क्षमताओं का अनुपात निकालना है। टाइम एंड वर्क में हमेशा समय को उल्टा क्षमता, क्षमता को उल्टा समय होता है। जिसका क्षमता ज़्यादा होगा उसको समय कम लगेगा, और जिसको समय सबसे ज़्यादा लगेगा मतलब उसका क्षमता कम है। तो इसमें वही सिर्फ हमको कार्य की मात्राओं का क्षमता या अनुपात में इनको निकालना है। जैसे कि 10 महिलाएं हैं, महिलाओं को मैं F से यानी कि फीमेल से डिनोट करता हूँ। ये हमारा 8 दिन में कार्य करती है। उसी तरह 8 पुरुष, 8 को मेल, पुरुष को मैं मेल मांगता हूँ, इंटू 12 करेंगे, ठीक है, 12 दिन में कर सकते हैं। दोनों तरफ काटेंगे तो 4 से जाएगा, यहाँ हो गया 20F, और यहाँ हमको हो गया 24 मेल, ठीक है। इसको हम काटेंगे तो ये जाएगा 5 बार में, ये जाएगा हमारा 6 बार में। तो उसी तरह संख्या चेंज हो जाएंगे, यहाँ फीमेल हो जाएंगे 6 और M हो जाएगा 5। तो ये हमारा क्षमता का अनुपात हो गया, यानी कि एक महिला का अनुपात हो गया, क्षमता का अनुपात 6 हो गया, और एक पुरुष का क्षमता हो गया 5। तो इसी तरह क्वेश्चन में यह कहा गया है कि एक पुरुष यानी कि 5 और एक महिला 6, 5 और 6, 5:6 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा कार्य की क्षमता। और आगे कुछ क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया, इसी तरह क्वेश्चन पूछता है और आगे क्वेश्चन हम टाइम एंड वर्क के देखते रहेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने रीजनिंग से लिया है, और ये क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन है। कथन और निष्कर्ष क्वेश्चन में हमें अक्सर देखना पड़ता है कि कथन में क्या कहा गया, और कथन को ही हम सही मानते हुए उसके निर्धारण को सही मानेंगे या फिर गलत मानेंगे। कहने का मतलब है कथन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कथन को, स्टेटमेंट को पढ़ना है, स्टेटमेंट के आधार पर ही हमें धारणाएं को पूरा करना है। चलिए देखें कथन में क्या कहा गया है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। देखिए कथन में क्या कहा गया है। कथन में कहा गया है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय दिल्ली और मुंबई को जोड़ने के लिए एक सुपर एक्सप्रेस बनाने की तैयारी कर रहा है, और इसके निर्माण से यात्री जो है 1400 किलोमीटर लंबी यात्रा 12 घंटे के भीतर पूरी कर पाएंगे। स्टेटमेंट आपने पढ़ लिया, सिंपल से स्टेटमेंट था। एक केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय है जो कि दिल्ली से मुंबई के लिए एक हाईवे बना रही है, जो कि 1400 किलोमीटर की दूरी को वो 2 घंटे कम लगे, ठीक है। ये कथन दिया गया है। आइए देखते हैं कि धारणाएं क्या दिए गया है। दोनों शहरों के बीच सड़क की स्थिति काफ़ी ख़राब है। देखिए कथन में कहीं भी नहीं कहा गया है कि जो दिल्ली और मुंबई को जोड़ने वाला जो रास्ता है वो काफ़ी ख़राब है। इसने कभी मतलब कथन में दिया ही नहीं गया। जब कथन में दिया ही नहीं गया तो कंक्लूजन यानी कि निर्धारण यानी कि धारणाएं वो कैसे सही हो सकती है। तो पहला मेरा धारणाएं गलत हो जाएगी, ठीक है, पहला मेरा धारणाएं गलत हो जाएंगे, गलत हो जाएगी। उसी तरह दूसरा धारणाएं पढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के इन दोनों शहरों को जोड़ने वाली कोई सड़क नहीं। कथन में देखिए ये भी नहीं कहा गया है कि वर्तमान में भारत में इन दोनों शहरों को जोड़ने वाली सड़क नहीं है। कथन में कहा गया नहीं, मतलब इसका डिस्कशन ही नहीं किया गया है कि मुंबई और दिल्ली को जोड़ने वाली या दिल्ली और मुंबई को जोड़ने वाली सड़क है ही नहीं है। तो दूसरा हमारी धारणाएं भी गलती हो जाएंगी। सड़क है लेकिन जो सड़क परिवहन मंत्रालय जो है वो सड़क को ही और बेहतर तरीके से बनाएगी, जिससे कि 1400 किलोमीटर का जो रास्ता है को तय करने के लिए 2 घंटा कम लगे, ठीक है। और ना ही रास्ता काफ़ी ख़राब है और ना ही दिल्ली मुंबई को जोड़ने वाला रास्ता है ही नहीं, कथन में नहीं कहा गया है। तो इसी तरह हमारे दोनों में धारणाएँ गलत हो जाएंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, ना तो धारणा 1 और ना तो धारणा 2 हमारा नीत है। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा 3, राइट आंसर हो जाएगा 3। आशा करता हूँ ये भी हमको समझ में आपको आया होगा। मैं कुछ मिक्स क्वेश्चन ही लिया हूँ, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैंने करा दिया। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है और ये मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका आय और व्यय है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से क्वेश्चन है। और चलिए पूछा क्या गया देखते हैं। रवि अपने आय का 20% पेट्रोल पर व्यय करता है, शेष आय का 1/3 भाग घरेलू खर्च पर व्यय करता है और उसके बाद बची शेष राशि उसके बचत की राशि है। यदि यह वो पेट्रोल पर 7,500
रुपया खर्चा करता है तो इसका घरेलू खर्च ज्ञात कीजिए। पहले तो आपको देखिए, इस तरह क्वेश्चन में इस तरह कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। हम ये क्वेश्चन रेशियो से करेंगे। रेशियो की तुलना रेशियो से किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि अपनी आय का 20% पेट्रोल पर खर्च करता है, और दूसरी तरफ यह दिया गया कि यदि वह पेट्रोल का 7500 रुपया खर्चा करता है, तो इस 20% की तुलना हम किससे करेंगे? 7500, मतलब वो पेट्रोल को पेट्रोल से ही हम तुलना करेंगे। जैसे कि हमें दिया गया है कि 7500 रुपया है खर्च करता है और 20% उसका वैल्यू है, ठीक है। तो वैल्यू को वैल्यू से हम कंपेयर किए इंटू 100, क्योंकि कोई भी संख्या अपना आप में 100 आती है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा देखिए, ये हमारा 100% का वैल्यू, मतलब रवि का जो टोटल आया निकल के आया कितना, टोटल आया ये हो गया हमारा 37,500, ठीक है। जिसमें से वो क्या करता है, 20% पेट्रोल खर्च कर देता है, मतलब 20% जो है पेट्रोल पर खर्च कर देता है। तो कितना बचेगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा 30,000, और 30,000 का ही वो 1/3 जो है वो अपना घरेलू खर्च पे करता है। तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 10,000 रुपया। तो क्वेश्चन में वही कहा गया है कि उसका घरेलू खर्च ज्ञात कीजिए। तो घरेलू खर्च कितना हो गया, 10,000 रुपये वो घरेलू खर्च के लिए अपना खर्च करता है, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, मैंने बहुत आराम से ही आपको समझाया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका माध्यिका, बहुलक और माध्य वाला, ठीक है। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखते, एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला में लिखा देता हूँ। जैसे कि बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्यिका -2 इंटू माध्य। इस तरह का क्वेश्चन में एक डेटा दिया जाता है, हर एक निकालना होता है। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कि अनुभविक संबंध यानी कि एम्पेरिकल रिलेशन का उपयोग करते हुए इन आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात कीजिए, जिनका माध्य 46 है और बहुलक 45 है, ठीक है। तो ये ऑप्शन के आधार पर ही मैं करूँगा। देखिए, बहुलक मेरा कितना दिया गया है 45 बराबर 3 इंटू माध्यिका, माध्यिका ही हमको निकालना, तो माध्यिका को हम m मान लेते हैं, -2 इंटू माध्य दिया गया हमारा 46। इसको सॉल्व कर लेते हैं। -92 यहाँ के जुड़ जाएगा और m बराबर 137 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 45.7 आपका राइट आंसर आ जाएगा। इस तरह हम माध्य या बहुलक या माध्यिका कोई ना कोई एक डेटा दिया होगा, इस फार्मूला के आधार पर हम बैठा के निकाल देंगे। तो इस क्वेश्चन में माध्य बोला है तो माध्य हमारा हो जाएगा 45.7। जस्ट फार्मूला के ऊपर ही मैंने डाटा को बैठाया है, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है इस सबके क्वेश्चन में। ओके, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। खासकर अलजेब्रा में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि दिया गया है कि यदि समीकरण 3x² + px + 2 = 0 का एक मूल दिया गया है -2 है, और 7x² + px + k = 0, तो के मूल समान है, तो k का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए, हमेशा इस सब क्वेश्चन में 3 कंडीशन दिया रहता है। यहाँ तो फिर भी दिया है कि मूल समान है, तो जब भी अगर मूल समान है तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 कंडीशन है, मैं बता देता हूँ। एक कंडीशन होता है जब मूल जो दिया होगा वो 0 से बड़ा होगा, तब हो जाएगा b² -
4AC ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका असमान और वास्तविक। ठीक है, असमान और वास्तविक मूल हो जाएंगे। दूसरा में क्या आ जाएगा, b² - 4c इक्वल टू 0। जैसे कि ये कंडीशन एक क्वेश्चन में लगेगा। देखिए मूल समान है, 0 के समान है, तो हो जाएगा समान और वास्तविक। उसी तरह 3 होगा, तीसरा कंडीशन हो जाएगा 4AC लेस देन 0, तब हो जाएगा काल्पनिक मूल। ये हमेशा नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये फॉर्मूला जो है आप याद रख लीजिए। ये कंडीशन आपको इस तरह के क्वेश्चन में देखने को मिलेंगी। 3 कंडीशन में कोई एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो हम देखते हैं कि मूल समान है, तो हमारा यहाँ पे दूसरा कंडीशन फॉलो होगा। मैं इसको इरेज करता हूँ, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो मेरा दूसरा कंडीशन क्या था, b² - 4AC इक्वल टू 0। ओके, चलिए समीकरण को पूरा करते हैं। देखिए जैसे कि 3x² है प्लस px है प्लस 2 का एक मूल्य दिया गया है -2, तो x का जगह हम क्या कर सकते हैं, -2 को बैठाएंगे। x का एक मूल्य दिया गया है, क्या दिया, -2, p -2 प्लस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 ठीक है, ये हो जाएगा 12, 2p प्लस 2, 12 प्लस 2 हो जाएगा 14, माइनस का 2p इक्वल टू 0, 14, 2p वहाँ जाएगा प्लस में, तो प्लस हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 7। तो देखिए हमको p का एक वैल्यू आ गया 7। ठीक है, जस्ट में एक मूल दिया गया था -2 को x का जगह बैठा के मान निकाला, p का क्या आ गया, p का वैल्यू 7 हो गया। उसी तरह दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यानी कि इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए दूसरा इक्वेशन क्या दिया गया है, 7x² प्लस px प्लस k बराबर 0 है। तो 7x² हमारे पास p का वैल्यू क्या आया था, देखिए यहाँ पर 7, यानी कि 7x प्लस k इक्वल टू 0। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन हुआ बन के तैयार। यहाँ पे हमें k का मान निकालना है। तो कंडीशन क्या दिया गया था, मूल समान है। देखिए मूल समान है, तो हमें क्या हो जाएगा, b² - 4AC। ठीक है, b² ये हमारा a, ये हमारा b और k हमारा c हो जाएगा। तो b² 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। ठीक है, माइनस का 4 इंटू a क्या था हमारा 7 माने थे, और c को हम क्या माने, k माने। ठीक है, ये हो गया 49, ये हो गया 28 k। ओके, तो आगे सॉल्व करेंगे तो 49 बराबर वहाँ जाएगा माइनस का 28 प्लस में वहाँ जाएगा 28 के, इसको काटेंगे तो 7 बार में जाएगा, 7 सत्ते 49, 7 छक्के 28। तो इस तरह के का मान क्या हो जाएगा हमारा 7/4। देखिए इस तरह क्वेश्चन आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा 7/4। तो इस तरह का क्वेश्चन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे ही करना होता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मैंने सिंपल से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक मूल -2 दिया था, x का जगह 2 बैठा के उसका मान बैठा के मैंने p का वैल्यू निकाला। उसी तरह दूसरे इक्वेशन में p का मान बैठा के k का वैल्यू निकाला। क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन है था कि मूल समान है, इसलिए मैंने कंडीशन b² - 4AC इक्वल टू 0 का लगाया। तो इस तरह क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे आने वाले इस तरह के और क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा धीरे धीरे। ठीक है,
मैं तो अभी फिर भी स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आप करते रहेंगे तो आप खुद माहिर बन जाएंगे इस टाइप को क्वेश्चन करने के लिए। देख के बताएंगे क्वेश्चन का आंसर ये होगा बोल के। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कुछ रीजनिंग का ऐसा क्वेश्चन था जो कि एग्ज़ाम हॉल में स्टूडेंट को करने के लिए काफ़ी मेहनत लगा, क्योंकि क्वेश्चन जो दिया गया था वो पढ़ने तो इतना बड़ा क्वेश्चन, पहले पढ़ो फिर उसको समझो। तो इस तरह से क्वेश्चन आगे भी आपको देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है ताकि स्टूडेंट के कन्फ्यूजन ना हो इस तरह क्वेश्चन को। यहाँ पर दिया गया देखिए, यहाँ पर उदाहरण अर्थ से पढ़िएगा। ठीक है, उदाहरण जैसे कि 13 पे की जाने वाली कोई संख्या जैसे जोड़ना, घटाना, गुना करना इत्यादि 13 पर ही की जानी चाहिए। मान लीजिए कोई मैं संख्या लेता हूँ, 13 नहीं 14, 15 जो भी लेता हूँ, अगर उसको बेस मानते हुए, उसको आधार मानते हुए अगर हम आगे के क्वेश्चन करेंगे तो जोड़, घटाव, गुना, भाग वही नंबर से करना, 14 से ही होके जाएगा। तो ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल के हिसाब से ही आधार पे हमें 4 ऑप्शन सही करना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन एग्जाम्पल के आधार पर ठीक बैठ रहा है। ठीक है, जैसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास 7 है, 19 है, 40 है। तो देखिए 40 और 7 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 47। उसमें माइनस का 19 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 28 आया। 28 जो क्या है वो 7 का 4 गुना है, मतलब 7 जो है हमने आधार माना है, 7 को ही आधार माना है, तो 7 चौके 28, इसका 4 गुना हो गया। ठीक है, उसी तरह हम चौथा नंबर ऑप्शन में डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप एक एक ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी चेक किया था। तो मेरा चौथा क्वेश्चन क्या है, सेम एग्जाम्पल के आधार पर ही वो बैठ रहा है, जैसे कि 16 है, 5 है और 53 है। ठीक है, मैं 16 और 53 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 5 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। ठीक है, 16 53 कितना होगा, 6 3 9, 6 हो जाएगा। 5 घटाएंगे तो 64 हो जाएगा। 64 क्या, 16 का 4 गुना है। तो पहला संख्या लास्ट संख्या को जोड़ना है, फिर मंझला संख्या से घटाना है और पहला संख्या का 4 गुना, ये हमारा सही ठीक ठाक बैठ रहा है। आप हर एक ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं, तो आपको इस तरह का पैटर्न मिलेगा। सेम पैटर्न जो एग्जाम्पल में दिया गया वही पैटर्न में बेस से ही हमको 4 ऑप्शन को चेक करना होता है। तो मैंने जब चेक किया तो इसी आधार पर ही चौथा जो ऑप्शन है बैठ रहा था कि अंतिम संख्या फर्स्ट संख्या का माइनस प्लस, उसके बाद बीच की संख्या से माइनस किए, फिर पहले संख्या का 4 गुना हो रहा है। ठीक है, इसी तरह आप भी चेक कर लीजिए, आपको देखने को सही राइट आंसर आपको चौथा नंबर ऑप्शन मिलेगा, वो पैटर्न पर ही आधारित है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया। थोड़ा घुमावदार था, टाइम टेकिंग था, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप माइनस, गुना, भाग करके देखिएगा, एक ना एक पैटर्न में आपको बैठेगा, उदाहरण में जैसे दिया गया था। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका डायरेक्शन और डिस्टेंस से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो रहना ही है, हर एक एग्ज़ाम में डायरेक्शन डिस्टेंस रीजनिंग का क्वेश्चन रहना है। चलिए करते हैं। पहले तो आपको तो पता है कि हमारे पास 8 दिशाएं होते हैं। ये हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये हमारा होता है नॉर्थ ईस्ट, ये हमारा होता है साउथ ईस्ट, हमारा होता है साउथ वेस्ट, यह हमारा होता है नॉर्थ वेस्ट। टोटल 8 दिशाएं हैं। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, पहले मैं एक मैप बनाऊंगा, ये नॉर्थ की तरफ, ये साउथ की तरफ, ये ईस्ट की तरफ और ये वेस्ट की तरफ। चलिए क्वेश्चन क्या पूछा गया देखते हैं। माधव बिंदु ए से ड्राइव शुरू, माधव नाम का कोई लड़का है जो बिंदु ए से ड्राइव करता है। मान लीजिए मैं बिंदु यहाँ मानता हूँ और ये बिंदु ए से ड्राइव करता है, तो पूर्व की ओर 16 किलोमीटर जाता है। तो ये हमारा पूर्व की ओर कितना गया, 16 किलोमीटर। फिर वह दायां मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो दाहिना हमारा इस तरफ हो जाएगा, कितना करता है, 4 किलोमीटर। ओके, 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर दाएं मुड़ता है 12 किलोमीटर। देखिए 12 किलोमीटर। आप ऐसे नहीं कि इसको खींच के पूरे यहाँ तक लेकर आएंगे कि ये 16 है ऊपर का,
तो उससे कम थोड़ा 12 ही आएगा ना। तो ये नहीं कि आप खींच के लेकर आए, किसी किसी को डायग्राम भी बनाने नहीं आता। तो ध्यान दीजिएगा कि ऊपर अगर 16 है, हमसे ज़्यादा बड़ा संख्या है, तो 12 हमको उससे कम लेना पड़ेगा। ओके, उसके बाद देखते हैं 12 किलोमीटर ड्राइव करते, फिर वो दायां मुड़ता है 11 किलोमीटर। देखो यहाँ पर 4 है तो ऑफकोर्स ये बड़ा हो जाएगा, ये हमारा कितना होगा 11 किलोमीटर। वो क्या करता है, दाएं मुड़ता है, 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर बायां मुड़ता है 4 किलोमीटर। देखिए ये वाला 12 है हमारा, और ये हमारा 16 है, ये हमारा 16 है। तो यहाँ तक तो मैं 12 कर दिया। ये देखिए ये 12 है, और ये 4 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 4 किलोमीटर। तो 12 और 4 16, तो इतना किलोमीटर क्या है, वो बिंदु जाता है बी तक पहुंच जाता है। ठीक है, ये हमारा ए बिंदु बी तक पहुंच जाता है। अब बोला कि बिंदु बी से बिंदु ए तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में। देखिए ये हमारा बिंदु बी है, ये हमारा बिंदु ए है, तो हमें कितना किलोमीटर जाना पड़ेगा। कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना, पूरा डेटा पढ़ा हूँ ना। 11 मिनट ड्राइव करता है, फिर 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। अच्छा ओके, तो इसमें क्या बोला गया है कि बिंदु ए से बिंदु बी से बिंदु ए तक पहुंचने की उसे कितने दूरी और किस दिशा में। पहले तो बिंदु बी ये हो गया, बिंदु बी से बिंदु ए तक आने के लिए हमें दक्षिण की दिशा जाना होगा। ये तो फिक्स है दक्षिण की ओर, क्योंकि दक्षिण नीचे है। अब देखते हैं कि डिस्टेंस कितने का है। देखिए डिस्टेंस ये हमारा 11 है। देखिए ये टोटल कितना है हमारा 11 किलोमीटर है। ठीक है 11 किलोमीटर है, जिसमें से तो दक्षिण की ओर तो फिक्स हो गया। अब देखते हैं कि पूछा क्या गया, इसका डिस्टेंस कितना है। देखिए ये हमारा 4 है और ये हमारा पूरा 11 है। तो अगर ये हमारा 4 होगा, इसको अगर हम 11 को 2 भाग में बांटेंगे, अगर ये हमारा 4 होगा तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा 7 किलोमीटर। यही 7 किलोमीटर तो हमको जाना है नीचे दक्षिण की ओर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैं फिर धीरे धीरे क्वेश्चन क्वालिटी और बढ़ाऊँगा, अच्छा से कराने की कोशिश करूँगा। फिर भी आपको समझ में आया होगा, बेसिक सही क्वेश्चन है। तो इसमें यही देखना होता है कि कितना मोड़ ले। देखिए यहाँ क्वेश्चन में लास्ट में गया तो सभी मोड़ 90 डिग्री की ही हैं, कंडीशन में दिया गया था, तो 90 डिग्री के हिसाब से ही मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व किया हूँ। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मैं करवाऊँगा, आप कन्फ्यूज मत होइए, मैं और आगे जाके क्वेश्चन करवाऊँगा। ठीक है, चलिए एक डिस्टेंस डायरेक्शन क्वेश्चन है इस और एक मैं लिया हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। जैसे कि शहर पी शहर क्यू के पश्चिम में है। देखिए मैं यहाँ डिस्टेंस लिख देता हूँ, नॉर्थ साउथ की तरफ, ईस्ट की तरफ और आपका वेस्ट की तरफ। ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। ओके, इतना तो तय है। उसके बाद देखते हैं कि शहर पी शहर क्यू के पश्चिम में है। देखिए शहर पी शहर क्यू के, तो क्यू यहाँ हो जाएगा, और शहर पी क्यू के पश्चिम में है। देखिए क्यू के पश्चिम में है। जैसे जैसे मैं मैप बना हूँ इस हिसाब से ही कर रहा हूँ। ठीक है, शहर पी शहर क्यू के पश्चिम में है। शहर पी शहर एस के दक्षिण में है। शहर पी शहर एस के दक्षिण पश्चिम में है। ठीक है, शहर पी शहर एस के दक्षिण पश्चिम में है। चलिए क्वेश्चन में फिर करता हूँ, कुछ डिस्टर्बेंस के कारण नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। चलिए मैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन करता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया है कि शहर पी शहर क्यू के पश्चिम में है। शहर पी जो है शहर क्यू के पश्चिम में है। ठीक है, शहर पी शहर एस के दक्षिण पश्चिम में है। शहर एस शहर क्यू के उत्तर में है। देखिए इसका उत्तर क्या हो जाए, क्यू के उत्तर में क्या होना है, एस है,
और एस, तो ऐसे क्या हो गया इसका पी जो है एस के दक्षिण पश्चिम में। ओके, एक कंडीशन लागू हो गया। उसके बाद है यदि शहर आर शहर पी के दक्षिण पूर्व में है तो इसका दक्षिण पूर्व क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शहर आर जो है वो क्यू के दक्षिण पूर्व में है। देखिए मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट विथ नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। अगर हम क्यू को बीच में माने हैं, सेंटर में माने हैं, तो इसका साउथ ईस्ट क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट का तो यही हो जाएगा ना, आर हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद क्या बोला है कि शहर एम शहर आर के पूर्व में है, तो पूर्व इस तरह है हम लोग का, ईस्ट इस तरफ है, तो यह हो जाएगा हम लोग का शहर आर। ये हमारा नॉर्थ था, हमारा साउथ था, ये हमारा वेस्ट था। शहर एम है ना, शहर एम जो है आर के पूर्व में बोला गया है ना, शहर एम जो है आर के पूर्व में है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो शहर एम के सापेक्ष, माने एम के सापेक्ष पी किस दिशा में, देखिए एम के सापेक्ष पी जो है वो साफ साफ दिख रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए, अगर मैं एम को यहाँ बैठाता हूँ, अब पी मेरा अगर यहाँ है तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा इसका अंतर। देखिए यही आ रहा है ना, यही आ रहा है देखिए। तो शहर पी जो है एम के सापेक्ष उत्तर पश्चिम में है, तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। आशा करता हूँ समझ में आया होगा और मैं बताऊँगा धीरे धीरे। ओके, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन है और एक इक्वेशन दिया गया है, इसको हमें विस्तारित करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है कि 1/2 x + 3y - 1/3z²। तो आपको देख रहे हैं कि एक जो इक्वेशन दिया गया एक फार्मूला पर बैठता है, तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, इसको मान लीजिए सॉरी XYZ में ही मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हो जाएगा x + y - z²। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। यही फार्मूला के पे डिपेंड ये क्वेश्चन है। तो x + y + z² क्या हो जाता है, x² + y² + z² फिर प्लस 2xy - 2yz - 2zx। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर ये जगह की कमी है तो मैंने एक ही जगह लिख दिया और इसी सेम बेस पर ही हम क्वेश्चन को बैठाते हैं। ठीक है, तो x + yz² का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, x हम क्या माने हैं 1/2। ठीक है, तो 1/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4, वहाँ x² बैठ जाएगा। देखिए मैं सिर्फ बैठा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको x माना है, इसको y माना है और इसको z माना है और यही इसी को मैं बैठा रहा हूँ। ठीक है, x² हो गया प्लस y², y को क्या माना है 3y, तो क्या हो जाएगा 9y का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह z का स्क्वायर का हम क्या माने 1/3 है, तो क्या हो जाएगा 1/9 z का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस की जगह प्लस बैठा दिया। उसके बाद क्या हुआ 2xy, तो x को क्या माने यहाँ पे हम 1/2 और y को क्या माने हम 3 माने हैं। ठीक है, सॉरी मैं पूरा ही इसको मान लेता हूँ। ठीक है, क्या हो गया 2xy, तो x क्या है हमारा यहाँ पे 1/2x। ठीक है, और y क्या है हमारा यहाँ पे +3y। ओके, ठीक है,
उसके बाद आता है हमारा फिर -2yz। तो y को क्या माने हम 3y, फिर z को क्या माने हम 1/3 z। ठीक है, इतना तो सबको समझ में आ रहा है। थोड़ा जगह की कमी आप एडजस्ट कर लीजिए, इससे बेहतर भी और हम आपको कराएंगे हम। उसके बाद सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा। मैं सिर्फ फार्मूला के आधार पर इसको बैठा रहा हूँ। z हमारा यहाँ पर क्या है 1/3z। ठीक है, 1/3z इंटू x क्या था 1/2x। चलिए इतना तो ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया ही होगा। चलिए मैं ऊपर का फॉर्मूला में इरेज करता हूँ ताकि आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। थोड़ा जगह की कमी है, आप एडजस्ट कर लीजिए। कुछ दिन के बाद ये भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। मैं कुछ सुधार जल्दी से जल्दी करूँगा। ठीक है, मेन तो आपको पढ़ना है। प्लेटफॉर्म कौन सा भी कहीं भी हो, कोई भी टीचर के पास पढ़ रहे हो, मेन तो आपको समझना है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ तो ये हमारा हो जाएगा। मैं इसको ही, ये जो इक्वेशन बना है ना, इसी को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, तो मेरे पास हो जाएगा 2x प्लस 3y। ठीक है, 3y। उसके बाद हो गया मेरा -2 इंटू 3y इंटू 1/3 का z। ओके, -2 इंटू 1/3z इंटू 1/2x। मैं सिर्फ फार्मूला के आधार पर बैठा हूँ। इसको काट देंगे। ठीक है, तो मेरे पास क्या बैठ जाएगा यहाँ पे, मैं नीचे इरेज करता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर मेरा कट गया, तो यहाँ 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे मैं कितना क्या बचा 3xy बचा। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मेरा हो गया 3 से 3 कट गया मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच गया 2yz। ठीक है, माइनस का यहाँ देखते हैं, यहाँ से मेरा 2 से 2 कट गया, तो कितना बचा 3xz। सॉरी, यहाँ पे मैं बच गया xz या zx को भी लिख सकते हैं, xz बचा 3। तो देखिए ये मेरा ने जो सॉल्व किया है वो इस तरह से सॉल्व होके आएगा। तो इस तरह से देखिए, यहाँ से उठाइए, ये पूरा जो है हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने बस फार्मूला के आधार पर ही बैठा के किया है। यहाँ पर जगह की कमी के कारण आपको शायद दिक्कत होता है, कन्फ्यूज़ हुए होंगे, लेकिन आप वो फार्मूला याद कीजिए। आप फार्मूला के हिसाब से बैठाइए, x की जगह x को बैठाइए, y की जगह y को बैठाइए, z को जगह z को बैठाइए, तो ये हमें आराम से सॉल्व हो जाएगा। कट के आपके पास क्या बचेगा 1/4x² प्लस 9y का स्क्वायर प्लस 1/9z का स्क्वायर 3xy माइनस 2yz और माइनस का xz/3। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। आप इसको एक बार खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, ये आराम से बन जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, पता नहीं पूछना क्या चाह रहा है, फिर भी मुझे अगर लगता है तो मैं बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। जैसे कि यहाँ दिया गया है कि रिया के पास पेन और पेंसिल, तो मान लीजिए मैं पेन को x मानता हूँ और पेंसिल को मैं y मानता हूँ। ठीक है, इन दोनों का कुल संख्या कितना है, हमारे पास 60 है, और बोला गया कि यदि उसके पास 25 और अधिक पेन,
तो अगर उसके पास 25 और अधिक पेन होते हैं, ठीक है, और 5 कम पेंसिलें, देखिए y को मैंने पेंसिल माना तो 5 कम पेंसिलें होते हैं, तो पेनों की संख्या पेंसिलों की संख्या की 3 गुना, पेंसिलों की संख्या की 3 गुना होती है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे 3y माइनस का यहाँ 15 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो x बराबर 3y, सॉरी x बराबर 3y प्लस 25 वहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा 40। तो x का वैल्यू मेरा कितना है 40। पहले इक्वेशन देखें, x प्लस वाई बराबर 60। तो x का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, यहाँ बैठा देंगे a माइनस का 40 प्लस वाई बराबर का 60। ओके, तो ये हो जाएगा 3y और y कितना आ जाएगा 4y, ठीक है, माइनस का 40 60 में जाकर जुड़ेगा हो जाएगा 100, और y का 4 से कटेगा तो 25। तो पेंसिलों की संख्या कितना हो गया मेरे पास 25। तो टोटल कितना थे मेरे पास पेन और पेंसिल की, टोटल थे 60, इसमें से पेंसिल 25 है, तो पेन हमारा कितना हो जाएगा 60 को 25 से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा आपका 35, ठीक है। तो पेंसिल की संख्या 25 और पेन की संख्या 35। ओके, इतना तो समझ में आ गया। लेकिन क्वेश्चन में ये बात पूछा गया कि उसके पास मूलतः मौजूदा पेन और पेंसिलों की संख्या कितनी है। अगर टोटल पूछता तो हमारे पास 60 तो पूछा गया था, हमको लगता है क्वेश्चन में पूछने की कोशिश किया गया कि अंतर कितना है। तो अगर हम अंतर निकालेंगे तो हमारा ये 10 होगा। हमको लगता है क्वेश्चन में पूछने का मतलब यही होगा कि अंतर कितना है, मौजूदा पेन पेंसिलों का अंतर पूछा होगा तो 10 होगा। तो देखिए इक्वेशन के बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अगर आप इसको आप रिचेक भी करना चाहेंगे ना तो ये क्वेश्चन हमेशा ये क्वेश्चन राइट बैठता है, ठीक है। जैसे कि मैं फिर दिखाता हूँ, इसको मैं इरेज करता हूँ कि हम लोग जो इक्वेशन बनाए हैं, जो पेन और पेंसिलों की संख्या निकाले हैं, क्या ये सही है। आशा करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा। मैं इरेज करता हूँ। देखिए तो हमारे पास 35 पेन हो गए, ठीक है, अब 25 हमारे पास पेंसिल हो गया, टोटल हो गया 60, ठीक है। देखिए कंडीशन में क्या कहा गया था, यदि इसके पास 25 और अधिक पेन मतलब 35 तो था पेन, अगर 25 होते हैं तो कितना हो जाता 60, और पेन तथा 5 कम पेंसिल हो जाते। पेंसिल तो हमारे पास 25 है, अगर 5 कम करते हैं तो कितना हो जाता है 20। तो क्या हो जाता है, पेनों की संख्या पेंसिल की संख्या के 3 गुनी। देखिए यहाँ 3 गुनी हो रहा है ना, इनका 3 गुनी हो रहा है। तो इस आधार पर हमारा क्या हो जा रहा है, इक्वेशन सही बैठ रहा है, आंसर भी सही लाया है। अंतर पूछा होगा क्वेश्चन में, हमको ऐसा लगता है। अगर अंतर पूछता तो इसका आंसर हो जाएगा 10। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इस तरह क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेगा। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा, थोड़ा कन्फ्यूज़न है, लेकिन मैं ज़रूर कराएंगे। नेक्स्ट काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा ही दिया है। डायरेक्शन को लेके थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्वेश्चन में, क्योंकि जगह की कमी है बोल के आपको कन्फ्यूजन होगी। मैं नेक्स्ट वीडियो पे उसको और अच्छा बेहतर करके लेकर आने की कोशिश करूँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा। समझदार को इशारा काफ़ी, आप समझदार हैं तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि मैंने हर क्वेश्चन बारी बारी से सॉल्व किया है, और आगे भी आपको और क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। धन्यवाद।